आपके अपने YouTube चैनल A1 क्लासेज पर। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.2। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 पर आधारित कुछ एग्जाम्पल। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 है, उसमें हम क्या बताएंगे, उसमें हम सिद्ध करेंगे संख्याओं का अपरिमेय होना, संख्याओं के अपरिमेयता का परिणाम देंगे। तो संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने के दो मेथड होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक तो अपरिमेय संख्या वो होगी जो अंडर रूट में होगी सिर्फ अकेली। एक अपरिमेय संख्या कौन सी होगी जो अंडर रूट में तो होगी उसके साथ में प्लस या माइनस में एक अन्य संख्या भी जुड़ी हुई होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप 1। टाइप 1 का क्वेश्चन है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें कौन सा टाइप दिया गया है, सिर्फ जो अंडर रूट में होगा, अकेली संख्या अंडर रूट में हो। तो सबसे पहले ये सिद्ध करते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सॉल्यूशन। इस संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए मैं सबसे पहले इस संख्या को परिमेय मानता हूं। सबसे पहले मैं इसको परिमेय सिद्ध करता हूं। अगर ये परिमेय सिद्ध नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि यह अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मानते हैं, सबसे पहले क्या माना कि जो रूट 2 है वो परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया, ये हमने माना। तो अब क्या करेंगे, परिमेय संख्या कौन सी होती है जिन्हें हम p बाई क्यू, a बाई बी इनके रूप में लिख सकें। तो चलिए लिखते हैं, रूट 2 को मैंने p बाई क्यू मतलब a बाई बी के रूप में लिख दिया, जहां पर क्या है वेयर a और b सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि ये दोनों एक अभाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं। अब हमें पता है अभाज्य संख्याओं का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो a और b है ये दोनों अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या में केवल अभाज्य संख्या का स्वयं का और एक का ही भाग आता है, तो इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां से क्या पता चला, तो a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब आगे क्या करेंगे कि रूट 2 और ये b इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में इक्वल टू a। अब क्या करेंगे, यहां जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं, चूंकि दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कीजिए, इधर वाली साइड का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2b² और ये हो गया a²। अब यहां से क्या पता चला कि जो ये 2 है, ये जो 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, इसके a² के डिवाइड में, मतलब ये a² को विभाजित कर रहा है। यहां से क्या पता चला कि 2a² को विभाजित करता है। अब अगर 2a² को विभाजित करेगा, 2a² को विभाजित करेगा तो 2a को भी विभाजित करेगा, क्योंकि हमने ऐसे ही तो लिखा है। अगर मान लीजिए 2 का भाग 8 में जा रहा है, 2 का भाग मान लीजिए 2 का भाग 64 में जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, तो 2 का भाग 8 में भी तो जाएगा। ये इसको मान लिया a और इसको मान लिया a², 8 का स्क्वायर। तो अगर 2 का भाग a में जा रहा है तो
2 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है तो 2 का भाग ए में भी जाएगा। तो अब हमने क्या किया, अब क्या करेंगे, हाँ 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 ए को भी विभाजित करेगा, 2 ए को भी विभाजित, अगर 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 ए को भी विभाजित करेगा। तो हमने क्या लिया, मान लीजिए ये लिख दिया, ये 2 ए को विभाजित किया, अगर 2 ने ए को विभाजित किया तो मान लीजिए कुछ हमारे पास सी आया, कुछ सी आया तो ए इक्वल टू हमने लिख दिया, ए इक्वल टू लिख दिया 2c, ये इधर चला गया। इसमें भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, सेम प्रोसेस ऊपर वाली। ये क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, इसको हमने नाम दिया समीकरण 1, इसको हमने नाम दिया समीकरण, इसको क्या नाम दिया, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, ये भी ए स्क्वायर का मान है और ये जो हमने अभी निकाला है ये भी ए स्क्वायर का मान है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान 2b स्क्वायर है, यहाँ पर है 4c स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग तो नहीं होंगे क्योंकि दोनों मान सेम के हैं। तो अब क्या करेंगे, इधर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना की हमने, समीकरण 1 और 2 की तुलना की, तो क्या पता चला, 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, यहां से क्या आया 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 3। इससे आगे डिस्कस करते हैं, यहां तक याद रखिए क्या, इसके आगे डिस्कस करते हैं, अब आगे यहां से आगे डिस्कस करते हैं। अब इधर क्या हो गया, 2c स्क्वायर क्या हो गया, b स्क्वायर के बराबर आ गया। अब क्या करेंगे कि जो 2 है वो b स्क्वायर को विभाजित करेगा, फिर से वही सेम प्रोसेस, चूंकि 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, हमें किससे पता चले कि कौन सा किसको विभाजित कर रहा है, तो ये 2 इसके गुणा में है तो इधर जाएगा, 2 भाग में जाएगा, तो किसके भाग में जाएगा, b स्क्वायर के भाग में जाएगा, b स्क्वायर के भाग में गया मतलब b स्क्वायर में इसका भाग जा रहा है, मतलब विभाजित कर रहा है, तो आ गया ना यहाँ से। अगर 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, अभी मैंने बताया था कि अगर 2 a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो a को भी करेगा, सेम प्रोसेस, 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से क्या निकल के आया कि जो 2 है, 2 a व b दोनों को विभाजित करता है, a व b दोनों को विभाजित करता है, तो 2 a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या पता चला, 2 a व b दोनों को विभाजित कर रहा है तो 2 a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन अभी अभी हमने बताया था कि जो अभी यहाँ पे हमने लिखा था ना कि √2 इक्वल टू a बाई बी, तो ये क्या लिखा था हमने कि a व b दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य मतलब दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहां पर तो हमें पता चला कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या, 2 है। अब क्या लिखेंगे, लेकिन यहां विरोधाभास हुआ, क्या क्या विरोधाभास हुआ,
मतलब विरोध की अनुभूति हुई कि अभी तो हमने बोला था कि ए व बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जब हमने प्रूव किया तो क्या आया कि दो ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहां विरोधाभास है कि ए व बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यही तो विरोधाभास हुआ कि हमने वहां पर गलत माना था। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो ये माना है, इसका मतलब तो यही हुआ कि हमने जो ये माना है ये हमने गलत माना, क्योंकि अगर सही मानते तो हमारा आंसर यहाँ पर सही आ जाता। अतः यहां से क्या प्रूव हुआ, क्या सिद्ध हुआ, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहां से तो यही सिद्ध हुआ, हमने जो ये माना, ये हमारी अवधारणा, ये हमारी गलत थी। अब हम इसको सुधारेंगे तो क्या हुआ, यहां से सिद्ध हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तभी ये आंसर सही आएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब हमने सिद्ध किया तो यहाँ विरोध हुआ तो ऑटोमेटिक हमें पता चल गया कि परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो होगा कि अगर अंडर रूट वाली संख्या के साथ कोई अन्य संख्या भी जुड़ी हुई हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कौन सा है, अंडर रूट की संख्या और उसके साथ में प्लस या माइनस में कोई और संख्या। ये टाइप 2 है, ये डिस्कस करते हैं। वही पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, सबसे पहले अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम अगर परिमेय सिद्ध कर दें, अगर परिमेय सिद्ध नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले लिखेंगे, माना 3 + √5 परिमेय संख्या है। अगर 3 + √5 परिमेय संख्या है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q या a/b के रूप में। यहां क्या होगा, a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। सेम ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक है। अगर ये सहअभाज्य पूर्णांक है तो वही सेम पिछला वाला ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। सहअभाज्य पूर्णांक का क्या मतलब होगा कि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं में सिर्फ स्वयं का और एक का ही भाग जाएगा। अब क्या करेंगे, जो ये अंडर रूट 5 है उसको उधर लेके जाएंगे। 3 को तो हमने इधर रख लिया। अब a/b माइनस √5, फिर से वही क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या होगा, 3 का 9, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, 2√5 a/b हो गया। अब क्या करेंगे, ये 5 इधर आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 9 - 5 4, ये a² / b² - 2√5 ab, 4 ऐसा का ऐसा रखेंगे। a/b जो है यहां से कॉमन आ रहा है, क्या होगा, a/b माइनस 2√5। क्या करेंगे, ये b इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में 4b/a, और ये फिर ये जो है ये एक बार ऐसा कैसे लिख लेते हैं, -2√5।
अब क्या करेंगे कि जो ये 4b/a है इसको इधर ले जाएंगे और 2√5 को इधर ले जाएंगे। ये इधर प्लस में इधर माइनस में जाएगा, 2√5 इधर माइनस में इधर प्लस में आएगा। तो क्या होगा a/b माइनस 4b/a इधर 2√5 क्या होगा, ये 2b इधर डिवाइड में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये एलसीएम ले लिया ab, ये 2 हमने पहले ही लगा दिया, ठीक है। तो ab एलसीएम लिया तो ये a इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे 4b², ये क्या बचेगा इधर √5 बच जाएगा। अब क्या होगा कि हमें पता है, हमने लिखा था कि a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है। अगर a और b पूर्णांक है तो ये डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है p/q की फॉर्म में, तो ये क्या होगा, हमें यहां से क्या पता चला कि ab पूर्णांक है। तो ab पूर्णांक है तो क्या पता चला, a² माइनस 4b²/2ab एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ए और बी पूर्णांक है तो क्या पता चला, a² माइनस 4b²/2ab एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो क्या ये परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? क्या कभी एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यहां से क्या विरोधाभास हुआ, यहां से विरोधाभास ये हुआ कि 3 + √5 जो है ये हमने ये एक परिमेय संख्या गलत माना है, ये गलत माना है, तभी तो हमारे पास यहाँ पे विरोधाभास हुआ। तो यहां से क्या हुआ, यहां विरोधाभास होता है, क्या लिखेंगे, लेकिन विरोधाभास होता है विरोधाभास क्या है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, ये विरोधाभास हुआ कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अगर ये परिमेय संख्या होती तो ये विरोधाभास ही नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अतः क्या हुआ, ये सिद्ध हुआ अतः क्या सिद्ध हुआ कि 3 + √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का डिस्कस करते हैं कल की क्लास में। हम एक्सरसाइज 2.3 के जो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर है वो विस्तारित रूप से उनका हल देखेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो को किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।